हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर में आई हैव डिस्कस्ड विद यू सम बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। तो बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मोशन इन ए प्लेन, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा, आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा, जिसने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा, वो YouTube पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है और लास्ट वीडियो लेक्चर को देख सकता है। तो बेटा, आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें क्या हिंट बता रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें क्या आइडिया बता रहा है? सर्कुलर मीन्स उसका पाथ कैसा होगा? सर्कल टाइप में होगा। इसका मीनिंग वो सर्कल में चलेगा। इसका मीनिंग वो वॉकिंग इन सर्कल, दैट इज वॉकिंग इन सर्कल। मोशन मीन्स उसकी पोजीशन चेंज होगी। मोशन मीन्स उसकी पोजीशन चेंज होगी। यूनिफॉर्म मीन्स उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। तो बेटा, एक ऐसा मोशन हमारे पास है जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलेगा और उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, उसकी पोजीशन बार बार चेंज होगी। इसका मीनिंग वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर वो डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम along the circumference of circle, तो बेटा उसका मोशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन इट इज नॉन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा, इसी टाइप से अगर यही सेम ऑब्जेक्ट एक्सिस के अबाउट इक्वल एंगल ट्रेवल करेगा, इक्वल एंगल कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then again it is having uniform circular motion। तो बेटा, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आप एंगल की लोगे हेल्प तो इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और अगर आप हेल्प लोगे डिस्टेंस की तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमें इस टाइप से सर्कल ड्रॉ करना है। ये सेंटर है और आप अभी यहां पर हो। तो आप अब सर्कुलर पाथ को फॉलो करोगे, आप सर्कल में मूव करोगे। अब अगर आप इस पॉइंट पे आते हो, ये पॉइंट अगर आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, तो अगर आप यहां आओगे तो यहां आने के बाद आपने एक्सिस के अबाउट कुछ एंगल कवर किया है। तो अगर आप ए पॉइंट पे हो तो आप सेंटर वाले पॉइंट से कनेक्ट हो। अगर आप ए पॉइंट पे हो, आप सेंटर वाले पॉइंट से कनेक्ट हो थ्रू रेडियस। तो रेडियस के थ्रू बेटा आप सेंटर वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाओगे। तो जो सेंटर ऑफ सर्कल है उससे आपकी कनेक्टिविटी किसके थ्रू बनेगी? थ्रू रेडियल वेक्टर आर। थ्रू रेडियल वेक्टर आर। अब अगर आप बी पॉइंट पे आओगे तो आपकी कनेक्टिविटी सेंटर से बनी रहेगी थ्रू रेडियस वेक्टर आर। थ्रू रेडियस वेक्टर आर। तो बेटा, यहां पर आपकी डायरेक्शन अलग है, यहां आपकी डायरेक्शन अलग है, तो यहां पर रेडियस वेक्टर R1 आ जाएगा और यहां पर रेडियस वेक्टर आपका R2 आ जाएगा। अब अगर A से B जाने में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है डेल्टा आर,
अगर ए से बी जाने में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है डेल्टा आर, डेल्टा आर का मीनिंग स्मॉल डिस्टेंस, डेल्टा आर का मीनिंग स्मॉल डिस्टेंस। अब बेटा स्मॉल डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करोगे आप? इन स्मॉलर टाइम, इन स्मॉलर टाइम। तो अगर आप ए से बी जा रहे हो अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो अगर आपने ए से बी जाने में स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यहां पर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? यहां पर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? दैट इज डेल्टा आर अपॉन डी टी, और आप इसको लिखोगे डी आर अपॉन डी टी। इट इज डी आर अपॉन डी टी। तो बेटा चेक करो, जब आप ए से बी जाओगे तो आप कितना एंगल कवर अप करोगे? आप स्मॉल एंगल कवर अप करोगे। कितने टाइम में कवर अप करोगे? स्मॉल टाइम डी टी में। तो बेटा अब यहां पर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो। अगर आप डिस्टेंस कैरी करोगे अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन योर स्पीड बिकम्स यूनिफॉर्म, एंड दैट काइंड ऑफ मोशन इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर आप एंगल के बेस पे डिफाइन करोगे तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका, यहां पर बॉडी अगर एक्सिस के अबाउट इक्वल एंगल ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is having uniform circular motion around that axis, about that axis। तो बेटा अगर आप एक्सिस की हेल्प लोगे, अगर आप एंगल की हेल्प लोगे, तो एंगल के रेस्पेक्ट में भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हो, और अगर आप सर्कमफ्रेंस पे डिस्टेंस मार्क करोगे तो आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हो। तो बेटा अब यहां पर आपको ये तो आइडिया मिल चुका है कि यहां पर v इंस्टेंटेनियस आपकी यूनिफॉर्म होगी। तो v इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होगा? दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड इट इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। तो बेटा इसी टाइप से अगर मैं यहां निकालूंगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, तो बेटा इसका फार्मूला भी इसी टाइप से आएगा, दैट इज d theta upon dt, d theta upon dt, and it is uniform, it is uniform। तो बेटा small angle travel in small interval of time, it means equal angle travel in equal interval of time, then that ratio is equal to instantaneous angular speed। Now small distance in small interval of time or equal distance in equal interval of time, then that ratio, that is dr और dt की रेशियो किसके इक्वल होगी? दैट इज इंस्टेंटेनियस यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। तो यहां पर हर पॉइंट पे जो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी वो आपको हर पॉइंट पे सेम मिलेगी। तो यहां पर आपको ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलेगा कि यहां पर मोशन आपका यूनिफॉर्म है, और अबाउट एन एक्सिस अगर एंगुलर स्पीड आपकी कांस्टेंट आ रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो बेटा अब यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमने डिफाइन तो कर दिया, अब ये चेक करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी टर्म्स यहां पर यूज होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स यहां पर यूज होती हैं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा चेक करो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है थीटा, और थीटा किसके इक्वल होगा? एंगल covered by particle or object about an axis in circular motion। Angle covered by a particle
or an object about an axis in circular motion, that is angular displacement, that is angular displacement. Then after what we are having, then after we are having frequency. Frequency means number of rotations upon capital T. Number of rotations upon capital T. तो बेटा फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है नंबर ऑफ रोटेशंस अपॉन कैपिटल टी. तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम. तो बेटा फ्रीक्वेंसी का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स. तो बेटा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस both are same. बेटा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस एंड नंबर ऑफ रोटेशंस both are same. तो नंबर ऑफ रोटेशंस भी रख सकते हो आप, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी लिख सकते हो. सो नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. या फिर नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल मीन्स रोटेशन. तो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम. तो बेटा हम यहाँ पर टाइम के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे. अगर हम कैपिटल टी यूज करेंगे तो बेटा कैपिटल टी तो आपका टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन के लिए होता है. लेकिन हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में क्या लिखना होता है, दैट इज नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम. इट मीन्स नंबर ऑफ रोटेशंस अपॉन the time taken to complete these number of rotations. तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि अगर आप किसी सर्कल में इस टाइप से घूम रहे हो, तो अगर आपने 2 रोटेशन कंप्लीट किए हैं 1 सेकेंड में, तो बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 रोटेशंस इन 1 सेकेंड. तो अगर आपने यहां पर 4 रोटेशंस कंप्लीट किए हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 रोटेशंस अपॉन, अगर 1 सेकेंड में आपके 2 रोटेशन थे तो 4 रोटेशंस आपके 2 सेकेंड्स में हो जाएंगे. तो अब यहां पर चेक करो बेटा, यहां पर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 रोटेशंस अपॉन यूनिट टाइम, दैट इज सेकेंड. तो बेटा चेक करो यहां फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 2 सेकेंड इनवर्स. तो बेटा यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई 2 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ रोटेशंस तो आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी है. तो यूनिटलेस क्वांटिटी के लिए कोई यूनिट आपकी असाइन नहीं होगी. तो नीचे टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या होगी बेटा, सेकेंड होगी. तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 2 सेकेंड इनवर्स. तो बेटा अब फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए. फ्रीक्वेंसी की बेटा SI यूनिट है हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट से बेटा हर्ट्ज. तो इस टाइप से अब आपको फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्लियर हुआ कि अगर आप मार्केट जा रहे हो, तो अगर आप 1 आवर में मार्केट के 3 राउंड लेके आते हो, तो इसका मीनिंग 1 आवर में आपने 3 राउंड कंप्लीट किए मार्केट के. तो आपने मार्केट को फ्रीक्वेंटली विजिट किया 1 आवर में. कितने टाइम्स आपने विजिट किया, 3 टाइम्स आपने विजिट किया. तो बेटा फ्रीक्वेंसी आपकी मार्केट आने की 1 आवर में 3 है. तो यहां पर अगर आपने 3 राउंड कंप्लीट किए मार्केट के 1 आवर में, तो फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी 3 राउंड्स अपॉन 1 आवर. नाउ इट इज
3 हर्ट्ज, नाउ इट इज 3 हर्ट्ज। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है तो इसका मीनिंग ये है कि आपने मार्केट के 3 कंप्लीट राउंड लिए हैं, आपने मार्केट के 3 कंप्लीट राउंड लिए हैं। तो बेटा अगर आप SI यूनिट हर्ट्स यूज करोगे तो उसके लिए टाइम आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको टाइम दिया था 1 आवर, तो बेटा 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे और फिर उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करोगे। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट दीज रिवोल्यूशंस। और फिर बेटा फार्मूला बनेगा दैट इज नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम। तो बेटा इस टाइप से हम फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा इस टाइप से हम फार्मूला यहां पर फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा चेक करते हैं अब। तो बेटा अब चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को तो हमने डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ राउंड अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट दीज राउंड्स। तो बेटा उससे हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आएगा टाइम पीरियड, अब आएगा बेटा टाइम पीरियड। नाउ what is the meaning of time period? So it is fixed time or time taken to complete one revolution or one rotation or one cycle, time taken to complete one revolution or one rotation or one cycle in circular or rotational motion is known as टाइम पीरियड, इज नॉन एज टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड का मीनिंग क्लियर करो। टाइम पीरियड का मीनिंग है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन और वन रोटेशन और वन साइकिल इन सर्कुलर और रोटेशनल मोशन इज नॉन एज टाइम पीरियड। इसका मीनिंग जो एक रोटेशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, दैट टाइम इज नॉन एज टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशनल मोशन। तो अगर आप किसी प्लेस को, किसी एरिया को बार बार विजिट करोगे तो हम वहां पर आपकी फ्रीक्वेंटली विजिट को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि आप यहां पर कितनी बार आए हो। तो बेटा जितनी बार भी आप एक प्लेस को बार बार विजिट करोगे तो बेटा वो नंबर आपकी फ्रीक्वेंसी बनाएगा उस प्लेस पे आने की। अब बेटा टाइम पीरियड का मीनिंग ये है कि आपने किसी प्लेस को विजिट किया तो आपने वहां पर जब वन टाइम विजिट किया तो वन टाइम में आपने कितना टाइम लिया, so that time is taken as time period। तो बेटा time taken to complete one circle, time taken to complete one revolution, time taken to complete one cycle, one rotation is known as time period। तो बेटा अब टाइम पीरियड आपका सिंबल कौन सा कैरी करेगा, कैपिटल टी, दैट इज कैपिटल टी। तो बेटा ये आपका टाइम पीरियड हो गया, दैट इज कैपिटल टी। अब बेटा हम चेक करते हैं कि टाइम पीरियड आपका कैसे निकलेगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशंस बेटा हमें टाइम पीरियड निकालना है तो यहां आएगा टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस। तो अगर आप सर्कुलर मोशन में हो तो आपने टोटल कितना टाइम कंज्यूम किया है,
नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए, तो बेटा वो टोटल टाइम आपका ऊपर आएगा अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशंस। तो बेटा यहां जो टाइम आएगा वो टाइम आपका सिंगल रोटेशन का आ जाएगा। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ सिंगल rotation, time of single rotation. So that time is known as time period. Now that time is known as टाइम पीरियड। अब बेटा यहां पर आप फ्रीक्वेंसी का आंसर भी निकाल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन रिवोल्यूशन upon time taken to complete one revolution, that is capital T। तो बेटा आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां फाइंड आउट कर सकते हो। आप चेक करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका हर रिवोल्यूशन का टाइम, हर सर्कुलर मोशन का टाइम, हर रोटेशन का टाइम, हर साइकिल का टाइम आपको बार बार सेम मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? दैट इज वन रिवोल्यूशन अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो बेटा अब सिंपल है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जितना टाइम आपको लगा एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, उतना ही टाइम लगेगा आपको अगले रोटेशन को कंप्लीट करने में। तो बेटा उतना ही टाइम लगेगा आपको उससे अगले रोटेशन को कंप्लीट करने में। तो बेटा अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां फाइंड आउट करूं तो देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी। अगर आपने 3 रोटेशन कंप्लीट यहां किए हैं तो नंबर ऑफ रोटेशन आपके 3 हैं अपॉन कितने टाइम में आपने 3 रोटेशंस को कंप्लीट किया है। चेक करो, एक रोटेशन के लिए कैपिटल टी, फिर अगले रोटेशन के लिए फिर दोबारा से कैपिटल टी, फिर अगले रोटेशन के लिए फिर दोबारा से कैपिटल टी। सो टोटल टाइम आपका 3t हो चुका है। तो 3 से 3 कैंसिल। नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो बेटा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिंपल वे से फार्मूला फ्रीक्वेंसी है क्या बनेगा? 1/t। और अगर जनरल फार्मूला आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी का तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट above रिवोल्यूशंस। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला कैसे लिखना है और फ्रीक्वेंसी को हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे लिखना है। तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका टाइम पीरियड अगर फिक्स है तो उस केस में डायरेक्ट फार्मूला फ्रीक्वेंसी का 1/t, दैट इज 1/t। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिंपल आएगा 1/t। और अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं है तो वहां अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो बेटा वहां पर फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास नंबर ऑफ रोटेशंस आएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगा अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट अबव नंबर ऑफ रोटेशंस। तो बेटा अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, मान लो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज गिवन? मान लो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 हर्ट्ज, मान लो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 हर्ट्ज। तो बेटा हर्ट्ज आपकी SI यूनिट है और बेटा SI यूनिट में टाइम आपका सेकंड में होगा। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनेगा? दैट इज नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम का मीनिंग दैट इज 1 सेकेंड। तो बेटा यहां पर आप चेक करो नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं? दैट इज 10 अपॉन यूनिट टाइम दैट इज 1 सेकेंड। तो बेटा ये आ गया 10 second inverse. Now in SI system it can be written as 10 hertz। ऐसे यहाँ 20 hertz है तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस 20 है और टाइम बोलो यहाँ क्या होगा? टाइम आपका 1 सेकेंड है तो यहाँ पर आप इसको 20 हर्ट्ज लिखोगे। तो बेटा इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप चेक करो
यहाँ पर आप चेक करो कि 10 हर्ट्ज का मीनिंग क्या है। 10 हर्ट्ज का मीनिंग है कि 10 रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। यहाँ 20 हर्ट्ज का मीनिंग है 20 रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है। मोशन अगर आपका यूनिफॉर्म है, अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अगर आपका टाइम पीरियड फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल फार्मूला बनेगा 1/t। और अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज हो रही है, तो बेटा वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर मोमेंट पे अलग अलग मिलेगी। वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर मोमेंट पे अलग अलग मिलेगी। तो आपको ये चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फिक्स होगी, लेकिन अगर मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां फ्रीक्वेंसी आपकी वेरिएबल होगी। अब बेटा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगुलर वेलोसिटी। फिर इसके बाद हम करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला पॉइंट है एंगुलर स्पीड। तो बेटा एंगुलर स्पीड का सिंबल है ओमेगा। और ओमेगा किसके इक्वल होगा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो इट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी की जगह अगर आप एंगुलर स्पीड यूज करोगे तो यहां क्या आएगा? एंगुलर डिस्टेंस, दैट इज चेंज इन एंगुलर डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। नाउ इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt। तो ये आपका आ गया इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में। तो जैसे आपकी लीनियर इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी इस टाइप से लिखी जाती थी dx अपॉन dt, उसी टाइप से आप एंगुलर इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे लिखोगे? d थीटा अपॉन dt। इट इज लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ऐसे ही यहां पर लीनियर डिस्टेंस नहीं आएगा, यहां पर एंगुलर डिस्टेंस आएगा। तो यहां पर चेंज इन एंगुलर डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन सिंपल डिस्टेंस, चेंज इन लीनियर डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। इट इज इंस्टेंटेनियस सिंपल स्पीड, नाउ इट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। तो बेटा इसकी यूनिट क्या आएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट होगी रेडियन, और टाइम इंटरवल की यूनिट होगी बेटा सेकंड। तो इसकी SI यूनिट बनेगी रेडियन अपॉन सेकंड, दैट इज रेडियन अपॉन सेकंड। ऐसे यहां पर मीटर अपॉन सेकंड, सिंपल है। तो बेटा अब आपको अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल फ्रेम में डिस्कस करना है, मीनिंग ऑफ 2 डायमेंशनल फ्रेम, अगर कोई इंसेक्ट ग्राउंड पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है, कोई चींटी ग्राउंड पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फॉलो करेगी, तो बेटा वहां पर उसके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारी क्वांटिटी आपकी स्केलर फॉर्म में काउंट होंगी। तो बेटा ये ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आपका 2 डायमेंशनल फ्रेम में होगा, तो बेटा 2 डायमेंशनल फ्रेम में ध्यान रखना कि एंगुलर स्पीड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्वांटिटी आपकी स्केलर नेचर कैरी करेंगी। हाँ, अगर 3D फ्रेम में आप चेक करोगे तो 3D फ्रेम में आपको रोटेशनल मोशन में इनको वेक्टर फॉर्म में लेना है, लेकिन 2 डायमेंशनल फ्रेम में आपको इनको स्केलर फॉर्म में लेना है। रीजन क्या है बेटा? 2 डायमेंशनल फ्रेम में हमारे पास तीसरा एक्सिस नहीं होगा, 2 डायमेंशनल फ्रेम में हमारे पास थर्ड एक्सिस हाईलाइट नहीं होगा, और 2 डायमेंशनल फ्रेम में हम
थर्ड एक्सिस के अलोंग किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन कैरी नहीं करेंगे, तो वहां पर 2 डायमेंशनल फ्रेम में ये सारी की सारी क्वांटिटी आपकी दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर फॉर्म में काउंट होंगी, स्केलर फॉर्म में काउंट होंगी। हमें सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी से क्या आइडिया मिलेगा कि नंबर ऑफ रोटेशन कितने टाइम में कवर हुए हैं, नंबर ऑफ रोटेशन कितने टाइम में कवर हुए हैं। इसका मीनिंग टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम, टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम हमें यह बताएगा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने टाइम में कवर अप हुए हैं। सो दैट इज व्हाट एंगुलर इंस्टेंटेनियस स्पीड और एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको यूनिफॉर्म चेंज मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, और वही सेम चेंज मिलेगा आपको टाइम में। सो इक्वल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल चेंज इन टाइम विल मेक यूनिफॉर्म इंस्टेंटेनियस, will make uniform angular speed, and we can say that instantaneous angular speed will be constant। तो ये बेटा आपको बिल्कुल माइंड में रखना है कि एंगुलर इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होगी। तो अब हम करने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करने से पहले एक वर्ड आता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट डज इट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स? बोलो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा मीनिंग क्या है? वो फोर्स जो सेंटर को देखेगा, इसका मीनिंग सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स जो सेंटर को देखेगा। अब बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट आपका सर्कल के अलोंग मूव करेगा, जब ऑब्जेक्ट सर्कल के अलोंग मूव करेगा, जब बॉडी सर्कल के अलोंग चलेगी, तो बेटा ध्यान रखना जब बॉडी सर्कल के अलोंग चलेगी तो बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा। किसी भी टाइप ऑफ मोशन में हमें मोशन को इनिशिएट करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, बट स्पीड कैसी है? स्पीड आपकी कांस्टेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी अगर रेगुलर चेंज होगी तो बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉन जीरो होगा। तो बेटा ये ध्यान रखना कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर वेलोसिटी आपकी बार बार चेंज हो रही है, वेलोसिटी अगर आपकी वेरिएबल है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आपका वेरिएबल होगा, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और बेटा इस टाइप ऑफ मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो बेटा प्रॉपर नेम क्या होगा? यूनिफॉर्मली, इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो आप चेक करो जिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करेगी तो वेलोसिटी वहां वेरिएबल होगी, तो एक्सेलरेशन वहां वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और आपको मालूम है कि अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है तो बेटा फोर्स का फार्मूला क्या होगा? फोर्स इक्वल टू ma। तो यहां अगर ऑब्जेक्ट बार बार एक्सेलरेट कर रहा है तो यहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर बार बार नेट फोर्स अप्लाई होगा, बार बार यहां नेट फोर्स बॉडी के ऊपर लगेगा। तो बेटा अगर यहां पर नेट फोर्स बार बार बॉडी के ऊपर लगेगा तो इसका मीनिंग क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट को बार बार नेट फोर्स मिलेगा, अब बेटा चेक करते हैं ये नेट फोर्स कहां से आएगा, तो अब चेक करो अगर
ये ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमेगा, ये ऑब्जेक्ट अगर आपका सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमेगा, अपनी वेलोसिटी बार बार चेंज करेगा, तो बेटा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स आपका टूवर्ड सेंटर आएगा। नाउ दैट नेट फोर्स towards center is known as centripetal force. Now that net force towards center is known as centripetal force, is known as centripetal force. अब चेक करो कि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, टूवर्ड सेंटर है। तो किसको देख रहा है बेटा, सेंटर को देख रहा है, तो इसका नेम पड़ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये कहां से आया, आप चेक करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये कहां से आ सकता है। हमारे पास एक स्टोन है, स्टोन को हमने एक थ्रेड से अटैच किया और थ्रेड का एक एंड हमने सर्कल के सेंटर से अटैच कर दिया, तो ये फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड है थ्रेड का, ये फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड। यस बेटा, तो आप चेक करो कि अगर हमने स्टोन का एक एंड थ्रेड से अटैच कर दिया, हमने थ्रेड का हमने एक एंड स्टोन से अटैच कर दिया और थ्रेड का दूसरा एंड हमने सर्कल के सेंटर से अटैच कर दिया या किसी एक्सिस से अटैच कर दिया। यहाँ एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अब ये थ्रेड आपका रोटेट करेगा। तो बेटा हमने क्या किया, हमने एक स्टोन को थ्रेड के एक एंड से अटैच किया, थ्रेड का दूसरा एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ फिक्स कर दिया। तो अब बेटा ये स्टोन इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। अब ये स्टोन अगर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, तो चेक करो बेटा, अब ये स्टोन अगर इस एक्सिस के अबाउट इस टाइप से घूमेगा, तो जो थ्रेड है बेटा, जो थ्रेड है जिससे स्टोन आपका अटैच है, उस थ्रेड के अंदर बेटा टेंशन डेवलप होगी, उस थ्रेड के अंदर स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप होगा। तो चेक करो, अब अगर हम स्टोन को थ्रेड से अटैच करेंगे और थ्रेड का दूसरा एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से अटैच करेंगे, तो अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो बेटा थ्रेड का ये एंड आपका एक्सिस के साथ फिक्स हो जाएगा और ये वाला एंड थ्रेड का स्टोन के साथ फिक्स है। तो जब बेटा स्टोन सर्कल में घूमेगा तो बेटा थ्रेड के अंदर एक स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप होगा, एक स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप होगा जिसको हम टेंशन बोलेंगे। और ये टेंशन बेटा किस साइड आएगी, ये टेंशन आपकी टूवर्ड सेंटर आएगी। तो बेटा जैसे स्टोन आपका सर्कुलर मोशन में आएगा इस एक्सिस के अबाउट, तो बेटा ये जो थ्रेड है ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा और बेटा इसके अंदर जो स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप होगा वो बेटा स्ट्रेचिंग फोर्स आपका कौन सी डायरेक्शन कैरी करेगा, वो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्शन कैरी करेगा, वो बेटा हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो टेंशन बनेगी थ्रेड में वो हमेशा सेंटर को देखेगी, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। सो दैट स्ट्रेचिंग फोर्स टूवर्ड सेंटर इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहां पर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करेगी। तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जिस फोर्स की वजह से वेलोसिटी अपनी रेगुलर डायरेक्शन चेंज करेगी, दैट फोर्स इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा इसी टाइप से आप एग्जांपल ले सकते हो कि अर्थ के अराउंड अगर मून आपका सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, अर्थ के अराउंड अगर मून सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो चेक करो बेटा, अर्थ के अराउंड अगर मून इस टाइप से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो बेटा मून के ऊपर अर्थ कौन सा फोर्स लगाएगी यहाँ पर, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब चेक करो मून पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा वो कहाँ लगेगा, टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। आप चेक करो मून कैसे घूम रहा है, मून आपका सर्कल में घूम रहा है और मून पे बार बार फोर्स कहां लग रहा है, टूवर्ड सेंटर, टूवर्ड सेंटर, टूवर्ड सेंटर, टूवर्ड सेंटर। इसका मीनिंग दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी टाइप से बेटा सन के अराउंड अगर अर्थ घूमेगी तो बेटा अर्थ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा सन की तरफ से, तो बेटा वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो हमेशा अर्थ को
सन के अराउंड घुमाएगा एंड दैट फोर्स इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी टाइप से जो सैटेलाइट होते हैं वो अगर अर्थ के अराउंड घूमेंगे तो बेटा वहां जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सैटेलाइट पे लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा और उसकी वजह से सैटेलाइट अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा, वो सर्कल को फॉलो करता रहेगा। तो बेटा सर्कल को फॉलो कराने वाला फोर्स कौन है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं। उसमें से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बेटा सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, जो फोर्स सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगेगा दैट फोर्स इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स कहां कहां से आ सकता है? फ्रॉम टेंशन इन थ्रेड, फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, नाउ फ्रॉम फ्रिक्शन। जब भी हम बाइसाइकिल चलाते हैं और अगर हम सर्कुलर मोशन में बाइसाइकिल को चलाएंगे तो बेटा वहां पर जो फ्रिक्शन बनेगा टायर और रोड के बीच में, वो फ्रिक्शन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाएगा। तो जब आपका बाइसाइकिल का टायर रोड पर टिल्ट होगा, रोड पर सर्कल में चलेगा और बार बार टिल्ट होगा, तो उस केस में जो फ्रिक्शन बनेगा टायर और रोड पर, टायर के सरफेस में और रोड के सरफेस में जो फ्रिक्शन बनेगा वो फ्रिक्शन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा और आपकी साइकिल बार बार अपनी वेलोसिटी, आपका जो व्हील है उसको बार बार रेगुलर चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा फोर्स बनाएगा? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में से मास इनटू एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इस टाइप से मैंने एक ये सर्कुलर मोशन एज्यूम कर लिया, ये सेंटर है और ये पॉइंट ए है। अब आप ए से बी जा रहे हो तो यहाँ आपकी वेलोसिटी v1, यहाँ आपकी वेलोसिटी है v2। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो इसका मीनिंग अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी आपका बार बार चेंज होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा आप चेक करो कि अगर यहाँ पर रेडियस वेक्टर अगर आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो बेटा रेडियस वेक्टर का यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? आर कॉस थीटा। यहाँ बोलो कौन सा आएगा? आर साइन थीटा। तो बेटा अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? वेक्टर आर इक्वल टू आर कॉस थीटा किसके अलॉन्ग है? आई कैप के अलॉन्ग है, प्लस आर साइन थीटा ये किसके अलॉन्ग? ये जे कैप के अलॉन्ग है। चेक कर सकते हो कि यहां पर अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो बेटा वर्टिकल लाइन बिल्कुल किसके पैरेलल है? आर साइन थीटा के पैरेलल। तो बेटा ये आर साइन थीटा हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब चेक करो, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, बेटा इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इन दोनों का सम वेक्टर आर के इक्वल होगा बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा अब यहां पर अगर मैं निकालूंगा वेलोसिटी, अगर मैं यहां पर निकालूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बेटा क्या आंसर आएगा? डी आर अपॉन डी टी। नाउ डी बाई डी टी ऑफ आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो बेटा अब चेक करो कि यहाँ पर वेलोसिटी किसके इक्वल आ रही है? यहाँ पर वेलोसिटी किसके इक्वल आ रही है? वेलोसिटी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप। बेटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का हमें यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। अब चेक करो, डी बाई डी टी ऑफ आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। तो बेटा चेक करो हमने वेलोसिटी को कैसे लिखा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। बेटा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा थीटा किसके इक्वल होगा? दैट इज एंगुलर
एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। आप चेक कर सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगल अपॉन टाइम। तो बेटा आप चेक करो यहां पर एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने बेटा एंगल को किसके इक्वल पुट कर दिया, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी को हम बोलेंगे ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा का सिंबल है ये W, और W का मीनिंग क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड। तो बेटा चेक करो यहां पर मैंने थीटा को हटाया किससे, ओमेगा इंटू टी से। तो आप चेक करते हैं यहां पर हमें डिफरेंशिएशन करना है कॉस ओमेगा टी का। तो बेटा अब डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में होगा, चेक करो डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहां पर टी के अलावा मल्टीप्लायर आपका ओमेगा है, ओमेगा बेटा आगे आ जाएगा। तो बोलो बेटा वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। बेटा कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। नाउ प्लस आई कैप भी आएगा साथ में, प्लस आर ओमेगा। नाउ साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो बेटा चेक करो